गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। ये पॉलिटिकल साइंस का आपका सेकंड चैप्टर है। इससे पहले की जो वीडियो लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है, ऐसे कौन कौन से लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से प्रोविजन है जिसके अकॉर्डिंग हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री कह सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म है वो किस तरह से प्रैक्टिस में आता है, किस तरह से वो ग्रास रूट लेवल पर काम करता है, किस तरह से हम उसको फील कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको देख सकते हैं। देखिए, अब तक जितने भी वीडियो लेक्चर थे उसमें हमने एक थ्योरेटिकल पढ़ा था कि फेडरलिज्म क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी फीचर्स क्या क्या होती हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि रियलिटी में उसको कैसे फील किया जाता है, हम किस तरह से देखते हैं, हम किस तरह से माने कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है और इंडिया के अंदर जो फेडरल सिस्टम है वो वास्तव में लागू है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, कि इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म हो किस तरह से प्रैक्टिस में है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडिया को 1947 में जो अंग्रेजों के द्वारा फ्रीडम मिली थी, उसके बाद हमने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने लिखा तो उसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविजन अपने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए, राइट दिए, और उसी के अकॉर्डिंग हमने फेडरलिज्म की शुरुआत इंडिया के अंदर की। लेकिन इससे पहले यदि हम बात करें, जब अंग्रेज इंडिया के अंदर आए थे तो उन्होंने इंडिया के एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉयड किया और साथ के साथ इंडिया की जितनी भी जियोग्राफिक जो कंडीशन थी इंडिया के अंदर, उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं उसमें भी अपना एक हस्तक्षेप किया, उसमें भी चेंज किए। इंडिया के अंदर जितने भी प्रोविंस स्टेट थे उन्होंने अपने अनुसार उनकी बाउंड्री को डिक्लेयर किया। ठीक है, अंग्रेजों ने प्रोविंस स्टेट जितने भी इंडियन राजा थे उनको हराकर डिफीट करने के बाद जो प्रोविंसेस या स्टेट्स बनाए, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने उन सबकी बाउंड्री को सेटअप किया। यदि हम बात करें आजादी से पहले, जब इंडिया आजाद नहीं होता तो उस समय हमारे पास डिफरेंट नाम के स्टेट्स थे जो आज नहीं है। जैसे कि आपका बॉम्बे है, आपका मैसूर है। तो इस तरह के जो स्टेट थे, इस तरह के जो प्रोविंस थे, वो अंग्रेजों के द्वारा इंडिया में सेटअप किए गए थे। अब आजादी के बाद हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम अपने इंडिया के अंदर किस तरह से स्टेट का फॉर्मेशन करें, किस तरह से इंडिया को यूनिफाई करें और किस तरह से उसको एक यूनिटी में लेके आए और किस तरह से उनकी बाउंड्रीज को क्या करें, हम डिक्लेयर करें। ठीक है, तो ये हमारे लीडर्स के पास सबसे बड़ा चैलेंज था। अब इसी चैलेंज को लेकर हमारे जो लीडर थे 1947 के बाद उन्होंने इस पर वर्क करना शुरू किया। तो इंडिया के अंदर लिंग्विस्टिक स्टेट थी, उनकी डिमांड तेजी से राइज हो रही थी कि जो पीपल थे या कुछ जो लीडर थे वही चाह रहे थे कि इंडिया का जो फॉर्मेशन हो, इंडिया की जो स्टेट द्वारा से उनका फॉर्मेशन की जाए, उनकी फाउंडेशन की जाए, वो आपका लिंग्विस्टिक स्टेट के बेसिस पर बनाए जाए। मीन्स जो पीपल, जहां के पीपल जैसी भाषाएं बोलते हैं, जैसे लैंग्वेज बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही लोगों को उनका एरिया दे दिया जाए और ताकि वो अपने फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से शेयर कर सकें। जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तो गुजरात को बोलने वालों को मराठी बोलने वालों से अलग किया जाए, यानी गुजरात को एक अलग स्टेट बनाया जाए जहां पर गुजराती लोग गुजराती बोलते हैं और जहां पर मराठा हैं जो मराठी बोलते हैं उनको एक अलग स्टेट दिया जाए। तो इस तरह से स्टेट्स की यहाँ पर लिंग्विस्टिक स्टेट्स की जो फीलिंग्स थी वो राइज हो रही थी और इंडियन जो लीडर थे वो भी इस फीलिंग्स को अच्छी तरह समझते थे। लेकिन कुछ लीडर इस बात से डरते थे कि इस तरह का जो एक एक्सपेरिमेंट है, यदि हम करते हैं, इस तरह से इंडिया की फॉर्मेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश के लिए क्या होगा, एक खतरनाक हो सकता है। जैसे कि श्रीलंका में क्या हुआ था कि उन्होंने जो जितनी भी सिंघाला कम्युनिटी थी उनकी जो लैंग्वेज थी उसको ही सुपर माना था
और जो इंडियन तमिल्स थे उनकी लैंग्वेज को उन्होंने डिनाई कर दिया था, तो वहां पर सिविल वार शुरू हो गया था। तो इस तरह की कंडीशन से इंडियन जो लीडर थे वो कहीं ना कहीं डर रहे थे, तो इसलिए उनको लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन करने में बड़ा ही डर लग रहा था। लेकिन फाइनली में हुआ क्या कि फाइनली में इस चीज को एक्सेप्ट किया गया और इसको एक टेस्ट के रूप में, सबसे पहले इसको एक एक्सपेरिमेंट के रूप में इसको अपनाया गया। और फाइनली इंडिया के अंदर जितने भी आपके स्टेट थे मोस्टली वो लिंग्विस्टिक स्टेट के आधार पर इंडिया का फॉर्मेशन किया गया। मीन्स ऐसे स्टेट जिनकी लैंग्वेज अलग अलग है, ऐसे लोग जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे मराठी में गुजरात में गुजराती बोलते हैं, तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के स्टेट्स का एक अलग फॉर्मेशन किया गया, उनकी लैंग्वेज के आधार पर फिर इंडिया के अंदर स्टेट्स का फॉर्मेशन किया गया, ठीक है। कुछ स्टेट ऐसे थे जो जियोग्राफिकल और आपका एथनिसिटी के अकॉर्डिंग बनाए गए। देखिए सभी स्टेट ऐसे नहीं थे जो कि भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक के आधार पर इनको बनाया गया हो। कुछ ऐसे थे जैसे उत्तर प्रदेश से आपका उत्तराखंड को अलग किया गया, तो वो जियोग्राफिकल कंडीशन थी कि उत्तर प्रदेश का ऐसा पार्ट जो बिल्कुल ही जहां पर बहुत ज्यादा हिल्स आ जाती हैं और उन लोगों को वो सारी फैसिलिटीज जो सरकार के द्वारा दी जाती हैं वो वहां पर पहुंच नहीं पाती हैं, जो आपके हिल्स के लोगों के लिए स्पेशल बनाई जाती हैं। तो इसलिए उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करना पड़ा, झारखंड को अलग करना पड़ा, ठीक है। तो आपका नागालैंड इसी फॉर्मेट से बने। तो बहुत से ऐसे स्टेट थे जो आपके एथनिसिटी और जियोग्राफिक और कल्चर के बेसिस पर भी इंडिया के अंदर स्टेट का फॉर्मेशन किया गया, ठीक है। लेकिन मेन जो पॉलिसी थी वो यही थी क्या कि लिंग्विस्टिक के बेसिस पर ही इंडिया के अंदर आपकी जो स्टेट की फॉर्मेशन की जाए। तो इसी बात को देखते हुए 1956 में आपका स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन सेटअप किया गया और इसने अपना काम करना शुरू किया। और 1960 में बॉम्बे वाज डिवाइड इनटू 2 बिलिंगुअल स्टेट ऑफ मराठी एंड गुजराती स्पीकर्स। देखिए बॉम्बे जो स्टेट था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक मराठा बोलने वाले और दूसरा गुजराती बोलने वाले। जो मराठी बोलने वाले लोग हैं उनको अलग किया गया और गुजराती बोलने वाले लोगों को अलग किया गया। उसके बाद पंजाब टू वाज डिवाइडेड इन 1966 इनटू पंजाबी स्पीकर हु वर मोस्टली सिख्स एंड हरियाणा फॉर दोज हु स्पीक हिंदी और वर्जन्स ऑफ हरियाणवी। पंजाब को भी 1966 में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जहां पंजाबी बोलने वाले और हरियाणवी बोलने वाले लोगों को अलग अलग स्टेटों में रखा गया। तो इस तरह से इंडिया के अंदर लिंग्विस्टिक पॉलिसी आजादी के बाद एक्सेप्ट की गई और फाइनली इंडिया के अंदर जो स्टेट की फॉर्मेशन थी इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग की गई। अंडरस्टैंड। उसके बाद आपका सेकंड आता है कि इंडिया के अंदर कैसे प्रैक्टिस में आता है आपका फेडरलिज्म, लैंग्वेज पॉलिसी। अब देखिए लिंग्विस्टिक पॉलिसी के आधार पर मैं स्टेट का फॉर्मेशन किया। इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीजन को, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, तो उन सबकी फीलिंग्स को देखते हुए जो जैसी भाषा बोलता है उसको उस स्टेट में हमने रखा, उसके लिए उस भाषा के का स्टेट प्रोवाइड उसको कराया। जैसे पंजाबी लोगों को सबको एक साथ रखा, उनके लिए पंजाब को दिया गया। हरियाणा में जो हिंदी और हरियाणी बोली जाती है उसको पंजाब से अलग किया गया, हरियाणा एक नया स्टेट बनाया गया। तो इसी तरह से अब हमारे सामने दूसरा जो चैलेंज था वो था लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर। इंडिया के अंदर जो बहुत सारे आजादी के बाद ही बहुत सारे हमारे पास क्या थे, स्टेट थे, बहुत सारे लैंग्वेज को बोलने वाले पीपल थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आजादी के बाद कौन सी ऐसी लैंग्वेज हो जो हमारी एक लैंग्वेज बने, जिसको हम अपनी सारी जितने भी हमारे ऑफिशियल वर्क हैं प्लस जितने भी हमारे स्टेट वर्क हैं वो सब एक लैंग्वेज में ही हो। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इंडिया के अंदर हिंदी को एक्सेप्ट किया गया कि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज होगी जिसको हम ऑफिशियल पर्पस से यूज करेंगे। हिंदी और इंग्लिश 2 ऐसी लैंग्वेज को आजादी के बाद यूज किया गया जिनको ये माना गया कि हिंदी प्लस इंग्लिश को हम ऑफिशियल वर्क के लिए हम यूज कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इंग्लिश प्लस हिंदी
को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रख सकती है। जितने भी उसके काम काज हो, वर्क हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, वो हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों में होगा। और साथ के साथ ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, प्रोविजन दिया गया कि इंडिया के अंदर हिंदी के साथ साथ 21 ऐसी लैंग्वेज होंगी जो पूरे कंट्री के जितने भी स्टेट है उनके लिए मान्य होगी। 21 लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे और उनमें से बहुत सारी ऐसी भाषाएं थी, जैसे तमिल है आपकी, असम में बोली जाती है, आपकी असमी है, आपकी बंगाली है, आपकी डोगरी है, गुजराती है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मिथिली है, मलयालम है, मैनपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। ये सारी ऐसी भाषाएं थी जो डिफरेंट स्टेट्स में इंडिया के अंदर बोली जाती थी। तो सभी लोगों की फीलिंग्स को रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 21 लैंग्वेज को भी एक स्पेशल स्टेटस दिया गया कि कोई भी राज्य अपनी, जो राज्य जिस लैंग्वेज को बोलता है वो राज्य उस लैंग्वेज में अपना वर्क करा सकता है, अपनी गवर्नमेंट का जितना भी वर्क है उस लैंग्वेज में वो करा सकता है। और साथ के साथ 21 ऐसी लैंग्वेज थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर की गई जितनी भी जॉबें हैं, यदि उनके लिए एग्जाम वो कराती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इन 21 लैंग्वेज प्लस हिंदी यानी 22 लैंग्वेज में आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज में जो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस भाषा को आप बोलते हैं, उसमें आप अपना एग्जाम दे सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाता हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जॉब के लिए जॉब प्रोवाइड कराने के लिए कंडक्ट किया जाता हो। तो ये प्रोविजन इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। अब जब कंट्री आजाद हुआ तो इंग्लिश को ये माना गया था कि इंग्लिश को हम 1965 के बाद बैन कर देंगे। देखिए इंडिया में 40% लोग ऐसे हैं जो आपकी हिंदी बोलते हैं, बाकी 60% ऐसे लोग हैं जो अदर लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे वो मराठी हो, संताली हो, या और भी पंजाबी हो, उर्दू हो, ठीक है। तो 1965 के बाद ये कहा गया था कि इंग्लिश को कंप्लीटली बैन कर दिया जाएगा, लेकिन तमिलनाडु और भी ऐसे स्टेट थे जहां पर इंग्लिश को लोग पसंद करते थे पूरी इंडिया में। तो 1960 के बाद फिर जितने भी इंडियन लीडर थे उनको लगा कि यदि हम इंग्लिश को बैन करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एक प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए इंग्लिश को भी इंडिया के अंदर बैन नहीं किया गया और उसको भी हिंदी के साथ साथ ऑफिशियल लैंग्वेज का एक दर्जा दे दिया गया कि आप जितने भी अपने वर्क हैं, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो हिंदी के साथ साथ या अपनी राज्य भाषा के साथ साथ आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। और आज तक भी इंडिया के अंदर देखिए इंग्लिश चली हुई है, आप भी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से इंडिया के अंदर इस तरह से आपका फेडरलिज्म प्रैक्टिस में आता है। पहला लैंग्विस्टिक स्टेट हमने बनाई गई ताकि सबकी लोगों को फीलिंग्स रख सकें, किसी को ये ना लगे कि हमारी भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग स्टेटों में बटे हुए नहीं, उन सबको एक ही स्टेट में रखा गया। दूसरा लैंग्वेज पॉलिसी, जितनी भी स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज थी, जो गुजरात की गुजराती है, ठीक है, आपकी तमिल है, तो उनको भी उनकी लैंग्वेज को भी एक रिस्पेक्ट दी गई, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट दी गई ताकि इंडिया के अंदर किसी तरह का श्रीलंका जैसा यहाँ पर प्रोटेस्ट ना हो, अंडरस्टैंड। उसके बाद लास्ट में आता है सेंटर स्टेट रिलेशन। देखिए सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन था मैंने आपको बताया था कि उसमें 3 लिस्ट प्रोवाइड की गई थी, यूनियन लिस्ट भी दी गई थी, स्टेट लिस्ट भी दी गई थी और कॉन्करेंट लिस्ट भी दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ताकि सेंटर और स्टेट के बीच में एक रिलेशन बन सके।